बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से और सेहत सलामती के साथ होंगे। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली ये एक लंबी ट्यूब है जो बल खाई हुई है, स्ट्रेट नहीं है। माउथ से शुरू होती है जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं और एनस पर ख़त्म होती है। माउथ से लेकर एनस तक इस लंबी कॉइल्ड ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और साथ इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हों तो फिर दोनों को कलेक्टिवली हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। देखिए, जब हम एलिमेंट्री की कैनाल की बात करेंगे तो वो सिंपल एक ट्यूब है, लेकिन जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इस ट्यूब के साथ अटैच ग्लैंड का भी जिक्र होगा। जैसे ओरल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनको सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड, दीज आर एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और इधर अटैच है पेनक्रियास, ये, और इस एंड पे अटैच है लीवर, दिस वन। तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच होते हैं। डेफिनेटली ये ग्लैंड डाइजेशन में ही हेल्प करेंगे। अब अगर हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसके मेजर पोर्शन हम देख सकते हैं। ओरल कैविटी है, फेरिंक्स है, एसोफेगस, स्टोमक, डिडीनम, जेजिनम, ये बल खाई हुई सारी, और ये इलियम। अब ये डिजिनम और इलियम, इन तीनों को कलेक्टिवली हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 पोर्शन पर मुश्तमिल है। उसके बाद नंबर 7 पे सीकम, असेंडिंग कोलन, क्योंकि इसमें मटेरियल जो है ये ऊपर की डायरेक्शन को मूव करता है। फिर इसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाली ट्रांसवर्स कोलन, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कोलन, क्योंकि इसमें मटेरियल नीचे को आ रहा होता है। फाइनली रेक्टम, और रेक्टम का एक ओपनिंग है जो बॉडी से बाहर खुलता है, एनस। अब इसमें सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, इन तमाम पार्ट को यानी 7.8, 9 और 10th और 11th, इनको मिलाकर हम कहते हैं कलेक्टिवली लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। अब इसमें से हर पार्ट का हम अलग अलग फंक्शन डिस्कस करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ओरल कैविटी की बात कर लेते हैं कि ओरल कैविटी का क्या फंक्शन है। पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि व्हाट इज ओरल कैविटी। कैविटी विद इन माउथ, हमारे माउथ के अंदर कैविटी है जिसमें हम फूड का लुकमा रखते हैं, फूड को रखते हैं, इसको हम ओरल कैविटी का नाम देते हैं। कैविटी विद इन माउथ। अब माउथ कैविटी को और नेजल कैविटी को, नाक की अंदरूनी कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट किया गया है, और जिस पार्टीशन की वजह से सेपरेशन हुई है उसका नाम है जी पैलेट। पैलेट पे यहाँ पे पोस्टीरियर एंड पे 2 सुराख होते हैं जो गले के अंदर, फेरिंक्स के अंदर खुलते हैं, इनको इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी कहा जाता है। अब ये जो ओरल कैविटी है
इसका के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ओरल कैविटी में टीथ भी हैं जो फूड को ग्राइंड करने का काम देते हैं। टंग भी है जिसके मल्टीपल पर्पसेस हैं, और इसको सराउंड किया हुआ है चीक्स ने भी, और इसके अंदर ग्लैंड हैं दैट आर नोन एज सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तो ये ओवरऑल ओरल कैविटी के अंदर की सिचुएशन है। अब ओरल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करती है? इसका मेजर फंक्शन है फूड सिलेक्शन। स्टार्ट का प्राइमरी मेजर फंक्शन इसको कहते हैं कि इसकी वजह से फूड का इंतखाब भी होता है, यानी हम जो ही फूड को माउथ में रखते हैं तो वहाँ पे भी इसको सिलेक्ट किया जाएगा कि ये खाने के काबिल है या नहीं। अब ओरल कैविटी फूड की सिलेक्शन कैसे करती है? इसमें साथ हमारी हेल्प करते हैं योर सेंस ऑफ टच। देखिए, अगर कोई भी फूड आप माउथ कैविटी में रखेंगे और अगर वहाँ पे टच रिसेप्टर ने फील किया कि इस फूड के अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, कोई इसमें सख्त चीज़ मौजूद है, तो ओरल कैविटी इसको रिजेक्ट कर देगी। जैसे कोई बोन है, कोई डल्ट पार्टिकल, कोई मिट्टी के ज़र्रे हैं, तो ओरल कैविटी इसको रिजेक्ट कर देगी। दूसरी सेंस जो फूड सिलेक्शन में हेल्प करेगी वो सेंस ऑफ स्मेल है। देखिए, जो ही फूड आप ओरल कैविटी में रखते हैं तो ये इंटरनल नॉस्ट्रल के थ्रू फूड के की स्मेल जो है ये नाक के अंदर फील की जा सकती है। तीसरी सेंस जो हमें हेल्प करेगी सिलेक्शन में, ये वैसे वियन है, ये फूड खाने से पहले का मामला है कि हम फूड को देखेंगे तो अगर उसका रंग जो है वो, उसकी क्वालिटी, कलर उसका या उस फूड की शेप हमें मुनासिब नहीं लग रही तो ओरल कैविटी इस फूड को सिलेक्ट नहीं करेगी। देखिए, अगर किसी फूड का कलर देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, वो शक्ल सूरत से अच्छी नहीं लग रही, टेस्ट जितना मर्जी, वो तो बात की बात है, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन, आपकी ओरल कैविटी ये फैसला करेंगे कि ये फूड रिजेक्ट कर दी जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंस है वो सेंस ऑफ टेस्ट है। सेंस ऑफ टेस्ट को हम सेंस ऑफ गस्टेशन भी कहते हैं कि फूड का जायका चखा जाएगा। अब इस टेस्ट में मेजर रोल प्ले कर रही होती है जी हमारी टंग। टंग ने फैसला करना है, जुबान ने फैसला करना है कि फूड का टेस्ट क्या होगा। अब टंग में ऐसी क्या बात है कि जो ये फैसला करेगी? तो अगर हम इसको देखें कि ये हम समझें कि ये टंग का एंटीरियर एंड है और ये टंग का पोस्टीरियर एंड है जो हमारे गले के अंदर, हमारे फेरिंग्स के अंदर जुड़ा हुआ है। ये इधर आगे स्टार्ट हो जाता है फेरिंग्स, इसलिए टंग का पोस्टीरियर एंड है, और ये वाला टंग का एंटीरियर एंड है, जुबान की नोक है। अब इस टंग की अपर सरफेस पे प्रोजेक्शंस बने होते हैं, ये उभार से बने होते हैं जिनको पेपिली कहा जाता है। ये बम्पी नेचर है, हमारी टंग की अपर सरफेस स्मूथ नहीं है, इसके ऊपर प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम पेपिली कहते हैं, या उसको टंग पेपिली भी कह सकते हैं। और इन पेपिली के ऊपर मौजूद है, या इनके दरमियान में मौजूद हैं टेस्ट बड। अब इनका नाम टेस्ट बड क्यों है? बड का मतलब होता है कोई फूली हुई चीज़, मोटी चीज़ को कहते हैं। तो पेपिली के ऊपर या उनके दरमियान ये थोड़े मोटी स्ट्रक्चर होती, माइक्रोस्कोप पे कहने के थोड़ी मोटी स्ट्रक्चर होती हैं, टेस्ट बड। और ईच टेस्ट बड हैज़ मैनी टेस्ट रिसेप्टर्स। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी मैं इसको अगर आपके सामने ड्रॉ करूं तो आप ये समझें कि जी ये टेस्ट, ये टंग की सरफेस है, ये अपर सरफेस,
और इसके ऊपर ये बड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, टेस्ट बड, ये वाला। और इस टेस्ट बड के अंदर मौजूद हैं मैनी टेस्ट रिसेप्टर। मैंने सिर्फ 2 ही ड्रॉ किए हैं, ये रेड कलर में। तो टंग सरफेस ये वाली है, दिस इज, ये है टेस्ट बड, और इसके अंदर रेड कलर के जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। अब यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होता है, फूड पार्टिकल ये इस टेस्ट बड के अंदर दाखिल होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स, टेस्ट रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ये मैसेज कन्वे किया जाता है, इम्पल्स कन्वे की जाती है जी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और यहाँ पे जाके वो टेस्ट सेंस डेवलप होती है। तो टेस्ट बड का काम सिर्फ इतना है कि फूड मॉलिक्यूल को रिसेप्टर की मदद से डिटेक्ट करे, फिर वहाँ से नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक पहुँचे, और यहाँ पे फिर वो टेस्ट का एहसास पैदा होता है। ओवरऑल कहा जाता है कि अगर फूड में आपके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है तो इसको स्वीट टेस्ट के तौर पे ब्रेन डिटेक्ट करता है, और यहाँ पे अगर सोडियम और क्लोराइड आयंस आकर अटैच होते हैं तो इसको एज साल्ट डिटेक्ट किया जाता है, और अगर हाइड्रोजन आयन आकर अटैच होते हैं तो ब्रेन इसको सेंस करता है एज सोर, खट्टे जायके के तौर पे, और अगर OH आयन की मदद से स्टिमुलस है तो इसको डिटेक्ट किया जाता है एज बिटर टेस्ट, एज बिटर टेस्ट, कड़वे जायके के तौर पे। अब ये हमारी जो टंग सरफेस है इस पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड हैं। अब वो टेस्ट बड पूरी ज़ुबान पे बिखरे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पे जो ये फ्रंट पोर्शन होता है, ये टिप ऑफ टंग, इस पे अमूमन स्वीट टेस्ट के रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि इस टिप के ऊपर आप कोई और जायका महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा तादाद उन टेस्ट बड की जो स्वीट टेस्ट को फील करेंगे। ये थोड़ा ये इधर बैक साइड पे टिप की राइट और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मौजूद होंगे टेस्ट बड फॉर सॉल्टी टेस्ट, और यहाँ पे ये जो थोड़ा और पीछे है ये यहाँ पे होंगे फॉर सोर, और ये सबसे पोस्टीरियर जो पोर्शन है यहाँ पे होंगे बिटर टेस्ट। यही वजह कि जब हम कोई भी कड़वी चीज़ खाते हैं तो बाद में उसका कड़वा जायका हमें इधर गले में महसूस होता है, गले के करीब करीब, क्योंकि बिटर टेस्ट के ज़्यादा रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जो मिडल सरफेस है इस पे सारे ही टेस्ट बड होते हैं, हर टाइप के रैंडमली बिखरे हुए हैं, इसलिए पूरी टंग ही हमें हेल्प करेगी कि हम फूड का जायका चख सकते हैं। आपके लिए एक दिलचस्पी की बात यह है कि एक टेस्ट और भी है, दैट इज उमेमी। उमेमी टेस्ट जो है ये किसी भी चीज़ के डिलीशियस या लजीज होने का एहसास पैदा करवाते हैं। मसलन अगर आपने मीठी चीज़ खाई है लेकिन वो खाने के बाद आप कहते हैं वाह मज़ा आ गया फूड खाने का, तो वो जो वाह वाले अल्फाज आपके मुँह से निकलते हैं उसमें आपके कौन से टेस्ट बड सेटिस्फाइड हुए हैं, जिन्होंने ब्रेन को मैसेज भेजा, वो उमेमी टेस्ट बड्स हैं। तो वैसे तो बेसिकली 4 टाइप के टेस्ट बड्स हैं जो मैंने आपके सामने मेंशन किए, लेकिन ये 5th टाइप का भी एक टेस्ट बड है, तो ये कहलाता है उमेमी। ओरल कैविटी का ये पहला फंक्शन तो हमने बता दिया कि हेल्प इन फूड सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे एक और अहम फंक्शन, दैट इज ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। ग्राइंडिंग एंड या और मैस्टिकेशन, इसको आप फूड को चबाना भी कहते हैं आम ज़बान में, कि इसमें आप अपनी फूड को चबाते हैं। ज़ाहिर है इसमें कौन इन्वॉल्व होंगे, इसमें टीथ इन्वॉल्व होंगे।
अब टीथ जो है वो कौन से वाले, इसमें दो टीथ बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स। ये आपकी ओरल कैविटी में थोड़ी साइड पे होते हैं, जहाँ पे आपके चीक्स होते हैं, इनके बिल्कुल नीचे ये वाले आपके टीथ होंगे, प्री मोलर और मोलर, इसलिए इनको चीक टीथ भी कहा जाता है। ये ग्राइंडर्स भी हैं। अब देखिए, आपने फूड जो खाई है, मुंह में रखी है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेस। अब इस लार्ज पीस को जब आप ग्राइंड करेंगे तो ये स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें कोई एंजाइम इस्तेमाल नहीं हुआ, ये काम किसकी मदद से हुआ है? टीथ की मदद से। तो फूड के लार्ज पीस को स्मॉल पीस में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ टीथ, जिसको हम ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन का नाम देते हैं। अब फूड को ग्राइंड किया क्यों है? अब देखेंगे, जो स्मॉल पीस बन गए हैं, एक तो इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करेंगे और इनकी डाइजेशन उतनी ही बेहतर हो जाएगी। डाइजेशन विल बी एफिशिएंट। डाइजेशन उतनी बेहतर हो जाएगी क्योंकि स्मॉल पार्टिकल है, उनके ऊपर एंजाइम को एक्ट करने में आसानी रहती है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है स्मॉल पीस बनाने का, कि ऐसे स्मॉल पीस को स्वॉलो करना, निकलना, गले में उतारना आसान हो जाता है। स्वॉलिंग मेड इजी। तो ये फूड को जितना अच्छी तरह चबा चबा कर हम खाएंगे, उतनी ही अच्छी मेस्टिकेशन होगी, उतने छोटे पीसेस बनेंगे फूड के, डाइजेशन भी आसान होगी और उनको स्वॉलो करना, उनको निगलना भी आसान हो। ओरल कैविटी का नेक्स्ट फंक्शन है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। अब लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन जो है, इसके लिए ओरल कैविटी में मौजूद हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इसमें लुब्रिकेशन का मतलब है कि फूड को मॉइस्ट रखना है, गीला रखना है, ताकि उसको बाद में निगलना आसान हो, और फिर उसके अंदर केमिकल कंपाउंड को, मैक्रोमॉलिक्यूल को छोटा करना है, यानी इसको डाइजेस्ट भी करना है। अब सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारी ओरल कैविटी में, ये हैं 3 पेयर्स। 3 पेयर, यानी टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारी ओरल कैविटी में मौजूद है। अब इन 6 सलाइवरी ग्लैंड की पोजीशन कहाँ पे है, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड की, दैट इज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। इनकी तादाद 2 है, जुबान के नीचे होते हैं, अंडर योर टंग। इनको अपनी ओरल कैविटी में इमेजिन कीजिएगा, बिलो योर टंग, जुबान की नीचे वाली सतह पे छुपे हुए हैं, बिलो टंग। दूसरे नंबर पे हैं दैट आर द सब मैंडिब्यूलर, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में इसको सब मैग्जिलरी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली सब मैंडिब्यूलर हैं। मैं दूसरा नाम भी साथ ही मेंशन कर देता हूँ, सब मैंडिब्यूलर। ये हमारे जबड़ों के करीब, जॉज के करीब होते हैं। जॉज वो बोन होती हैं जहाँ पे दांत मौजूद होते हैं, तो इनका ताल्लुक हमारे जबड़ों के साथ है। तीसरी टाइप है ग्लैंड की, दैट इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड वो हैं जो हमारे ईयर्स के करीब होते हैं, यानी आप समझ लीजिए जहाँ पे हमारे कान हैं तकरीबन यहाँ पे ही हैं। इसका मतलब ओरल कैविटी की अपर सरफेस पे ये मौजूद होते हैं। तो ये इनकी तादाद भी 2 है, तो टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड हैं जो आपकी ओरल कैविटी में मौजूद है। अब इन सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि जब इनको स्टिमुलस मिले तो इनमें से एक सॉल्यूशन खारिज होता है, एक लिक्विड, एक फ्लूइड खारिज होता है, दैट इज नोन एज सलाइवा। अब सलाइवा को सिंपल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी, सेक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब ये एक मिक्सचर है,
अब इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी? सबसे पहले तो सलाइवा में वाटर भी मौजूद होगा, फिर उसके बाद सलाइवा में सॉल्ट मौजूद होते हैं, और ये सॉल्ट की वैरायटी है, और ये सॉल्ट जो है बाइकार्बोनेट वगैरह भी हो सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, ज़्यादा तादाद सोडियम बाइकार्बोनेट्स की है। और ये सॉल्ट पीएच को मेंटेन करते हैं। और तीसरे नंबर पे एक गमी कंपाउंड है, गम लाइक, दैट इज म्यूकस। और फाइनली एक एंजाइम है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज भी कह सकते हैं, या इसको स्पेसिफिक हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज टायलिन। ये अब साल्ट का तो मैंने बताया कि इनका फंक्शन क्या होगा, ये फूड की पीएच या ओरल कैविटी की पीएच को मेंटेन करते हैं। और म्यूकस का, वाटर का काम क्या होता है, ये फूड को लुब्रिकेट करते हैं, उसको थोड़ा स्लिपरी करते हैं, ताकि बाद में फूड को swallow करना आसान रहता है। उसको जो है स्लिप होती है फूड प्रॉपर्ली, उसकी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। अब पीएच के हवाले से बात करें तो जो ही सलाइवा ग्लैंड में से निकलता है तो इसकी पीएच जो है तकरीबन 8 पीएच होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि अल्कलाइन पीएच होती है फ्रेश सलाइवा। लेकिन जो ही ये ओरल कैविटी में आ जाता है तो थोड़ी देर के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और इसकी पीएच हो जाती है 6, यानी थोड़ी एसिडिक हो जाती है। अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या ताल्लुक है, तो देखें सलाइवा जब ग्लैंड में से निकलेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, फिर ये सलाइवा के ही वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो इससे एसिड बन जाता है जी, कार्बोनिक एसिड। फिर इसकी ब्रेकडाउन से जो है वो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, साथ बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं, तो इनकी वजह से फिर पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। आप ये देख सकते हैं दोबारा। तो ये फिर थोड़ा स्टेल सलाइवा जो थोड़ा पुराना हो गया आपकी ओरल कैविटी में, तो ये इस सलाइवा की पीएच फिर 6 हो जाती है, स्लाइटली एसिडिक। अब जो अमाइलेज एंजाइम है इसका फंक्शन क्या है? अमाइलेज एंजाइम का फंक्शन है स्टार्च या ग्लाइकोजन की डाइजेशन करना। स्टार्च हमें पता है कि एक पॉलीसैकेराइड है जो हमारी फूड का बड़ा अहम जुज़्व है, बड़ा अहम कंपोनेंट है। इसी तरह ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड है जो हमारी फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप स्टार्च की स्ट्रक्चर याद हो तो इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मालिक्यूल, यानी इसको आप पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स कह सकते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स। अब इसमें पॉलीमर ऐसे आप समझें कि अगर ये मैं एक चेन ड्रॉ करूं तो ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं तो कंसिडर इट दीज आर ग्लूकोज मालिक्यूल्स, तो ये पूरा पॉलीमर क्या होगा, स्टार्च या ग्लाइकोजन होगा। अब इसमें जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और ये ग्लूकोज सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स। अब ये जो एंजाइम एक्ट करता है तो ये दो दो ग्लूकोज का गैप छोड़कर एक्ट करता है। यहाँ से इसको काटेगा बॉन्ड को, फिर यहाँ से कट करेगा, फिर यहाँ से एंड देन हेयर। तो अगर आप इस पर गौर करें कि जब स्टार्च या ग्लाइकोजन डाइजेस्ट होगा तो इससे एक एक ग्लूकोज सेपरेट नहीं हो रहा बल्कि ग्लूकोज पेयर की फॉर्म में सेपरेट हो रहे हैं ये। तो आपको शायद ये पता हो कि दो ग्लूकोज आपस में बॉन्डेड हों तो इसको हम कहते हैं माल्टोज। बाद में ये माल्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फिर डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है। लेकिन याद रहे ओरल कैविटी के अंदर स्टार्च डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए इस डाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन या पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। हाँ, अगर माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता
तो फिर आप कहते कि इट इज़ कंप्लीट डाइजेशन। तो हमारी इस बेसिक बुक में, एफएससी की बुक में, यहाँ तक याद रखिएगा कि ओरल कैविटी में फूड का कौन सा पार्ट, कौन सा मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हो रहा है, स्टार्च, लेकिन ये भी पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इट इज़ डाइजेस्टेड पार्शली या इनकम्प्लीटली। अब बुक से थोड़ा हट के आपको बता दें, कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आपके सलाइवा में एक एंजाइम और भी होता है, दैट इज़ लाइसोजाइम। ये एंजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। अगर आपकी फूड में कोई बैक्टीरिया मौजूद हैं तो इस एंजाइम की मदद से उनको किल कर दिया जाता है। तो इस तरह आपकी हिफाजत का भी माकूल इंतज़ाम मौजूद है। अब सलाइवा प्रोड्यूस क्यों हुआ, तो मैंने बताया इसके लिए कोई स्टिमुलस होगी। अब सलाइवा प्रोड्यूस होने के लिए स्टिमुलस क्या होगी, उसके लिए पहली स्टिमुलस क्या हो सकती है कि आप अपनी फूड को देखें, उससे भी सलाइवा प्रोड्यूस होगा। आप फूड को स्मेल करें, उससे भी सलाइवा प्रोड्यूस होगा। और इवन के आप फूड के बारे में सोचें, जैसे अगर शोर खट्टी चीज़ों के बारे में आप इवन के सोचते हैं तो आपका सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो 24 आवर्स में कितना सलाइवा जो है वो हमारी ओरल कैविटी में प्रोड्यूस होता है, अराउंड अबाउट 1.5 लीटर के करीब, 1.5 लीटर सलाइवा 24 आवर्स में ये प्रोड्यूस होता है। अब ये भी याद रहे कि ये जो आपको सलाइवा की कंपोजिशन बताई है ये ओवरऑल है, मजमूई तौर पे है। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम सलाइवरी ग्लैंड में से प्रोड्यूस होने वाले सलाइवा की कंपोजिशन सेम हो। मिसाल के तौर पे ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबलिंगुअल ये वाला, इसके सलाइवा में अमाइलेज मौजूद नहीं होता, अमाइलेज एंजाइम मौजूद नहीं होता, इसमें सिर्फ म्यूकस प्रोड्यूस होती है। अब जो बाकी सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनमें अमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। अब इन सारे फंक्शंस के बाद, ग्राइंडिंग, मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन, डाइजेशन के बाद आपकी ओरल कैविटी में जो फूड थी वो अब कैसी हो गई, पार्शली डाइजेस्टेड भी हो गई, साथ लुब्रिकेटेड म्यूकस वाटर की वजह से अब वो स्लिपरी भी है और स्लाइमी भी है। और ये अब स्मॉल पार्टिकल्स पर, स्मॉल पीसेस पर मुश्तमिल है और ये अब एक ओवल शेप का एक लुकमा सा बन गया है। अब इस ओवल लंप को हम नाम देते हैं बोलस। दैट्स ऑल अबाउट ओरल कैविटी।